नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। तमाम विरोधों और रस्साकशी के बाद सरकार ने आखिरकार संसद में भूमि अधिग्रहण बिल को पास करा लिया। यूपीए सरकार इसे एक ऐतिहासिक बिल बता रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर नए लैंड बिल से किसानों को कितना फायदा होगा। सरकार कहती है कि नया बिल पास होने के बाद किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं हो पाएगी, उन्हें उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा मिलेगा। 100 साल से ज्यादा पुराने भूमि बिल में संशोधन के बाद क्या देश के किसानों की तस्वीर बदल पाएगी? ऐतिहासिक विधेयक आज पास हुआ है और मैं समझता हूं कि किसान को बहुत फायदा होने वाला है। जो लैंड जाएगा उसमें भी किसान को मिल्कियत मिलेगी। अब तो उन्होंने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, अब किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं। जो डिस्प्यूट होते थे किसानों के, बंगाल से शुरू हुआ था और देश भर के किसानों का जो जबरन जमीन पहले ले लिया जाता था गजरे के भाव में, तो आज जो हम लोग बिल पास किया है ये बहुत ही क्रांतिकारी बिल है। भूमि अधिग्रहण बिल पास होने से देश के राजनेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बिल से बेहद खुश हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या नया लैंड बिल पास हो जाने के बाद देश के परेशान किसानों की हालत सुधर जाएगी? क्या सालों साल मुआवजे के लिए इंतजार कर रहे किसानों की परेशानी खत्म हो जाएगी? 100 साल से ज्यादा पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठा लिया, लेकिन महज कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव कर सरकार किसानों को राहत दे पाएगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के रेवेन्यू अधिकारी की दाखिल रिपोर्ट खुलासा करती है कि कैसे जमीन अधिग्रहण के बाद 80-80 साल तक किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, परेशानी ये भी है कि जो मुआवजा दिया भी गया है वो जमीन की कीमत का है भी या नहीं। और ये हाल राजधानी दिल्ली का है। यहाँ के किसान सालों से अपना हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। सवाल किसानों का है और सवाल सरकार से। खाद्य सुरक्षा के नाम पर अरबों रुपए देकर अपना वोट बैंक पक्का करने का दावा करने वाली केंद्र सरकार क्या असल में देश के किसानों के बारे में सोच भी रही है? 125 करोड़ आबादी को भोजन मुहैया कराने वाले किसानों के साथ क्या देश की सरकारें इंसाफ कर रही हैं? क्या किसानों को उनकी सरकारी जमीन से बेदखल कर सरकार उनके परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचती भी है? दिल्ली के फार्मर्स हैं जिनकी लैंड जो है एक्वायर हो गई थी। इस केस में 2005 में अवार्ड हुआ था और कानून ये कहता है जब लैंड एक्वायर हो जाती है, अवार्ड हो जाता है, तो पहले कलेक्टर एक प्राइस उसका फिक्स करता है और वो तो मामूली तौर पर गवर्नमेंट प्राइस एक तरह से होता है। तो उसके बाद क्योंकि वो बहुत कम होता है, जैसे इस केस में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2005 में दिल्ली में 325 रुपए गज के लिहाज से सरकार ने रेट दिया। तो उसके अगेंस्ट ये नियम होता है कि सेक्शन 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट में उसकी आप रेफरेंस जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं सिविल कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। डिस्ट्रिक्ट जज फिर दोनों पार्टी को सुन के प्राइस तय करता है कितना इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उससे अगर आप खुश नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 3 बार जो लैंड लूजर्स हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है कि भाई उनको फेयर मार्केट रेट मिला कि नहीं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी जमीन चली गई, अब कम से कम उनको फेयर कंपनसेशन तो मिले। तो इस केस में क्या हुआ कि 2005 में ही जैसे ही अवार्ड आया तो ये खेड़ा खुद के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गवर्नमेंट को, कलेक्टर को, कि भाई हमारा रेफरेंस आप सिविल कोर्ट को कर दीजिए। कर दिया 2005 में और 2012 तक यानी 7 साल तक वो केस उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, जबकि जो 6 महीने में बढ़ाना चाहिए कलेक्टर को उठा के वही एप्लीकेशन कलेक्टर को सिविल कोर्ट को देनी होती। वो जब नहीं दिया तो इन किसानों ने, ये कहलाती किसान संघर्ष समिति, तो ये लोग मेरे पास आए कि जी 6-6 साल 7-7 साल हो गए कि हमारा केस ही आगे नहीं बढ़ा। ये हम नहीं, सरकारी दस्तावेज और परेशान किसान कह रहे हैं। मुआवजा लेने की पहली प्रक्रिया में किसानों को 40 से 50 साल का वक्त लग गया।
कुछ परिवारों के बड़े बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काटते काटते दुनिया से चलते भी बने, लेकिन ना तो मुआवजा ही मिला और ना ही किसानों से ली गई जमीन वापस मिली। सरकार संसद में भूमि अधिग्रहण कानून बदलने के लिए बातें तो जरूर कर रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा लेने के लिए सालों साल भटकना पड़ रहा है और ये स्टेटस रिपोर्ट भी यही बात साफ करती है। कैमरामैन मुख्तियार के साथ विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। और किसानों के लिए मुश्किलें सिर्फ मुआवजे में देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में बना 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून था, जिसके मुताबिक सरकार जिसकी चाहे उसकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती। और यही नहीं, मुआवजा तय करने का अधिकार भी सिर्फ सरकार के पास ही था। अगर किसान को आपत्ति है तो भी सरकार सेक्शन 17 का हवाला देती थी और किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लेती थी। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो नया बिल लाया गया है, इस बिल से किसानों की ये दिक्कत सॉल्व हो पाएगी? अंग्रेजों के जमाने का कानून अंग्रेजों जैसा ही था। मनमानी, मनमानी और सिर्फ मनमानी। पहले अंग्रेजों ने की, जिसे बाद में सरकारों ने जारी रखा। किसानों की फिक्र किसे है? सरकार ने 29 अगस्त को भूमि अधिग्रहण बिल पास कर दिया। अब यह दावा किया जा रहा है कि नए लैंड बिल से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। सरकार पुराने कानून का हवाला देकर मनमाने तरीके से किसानों की जमीनें हड़प लिया करती थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए 70 से 80% मंजूरी किसानों की भी होनी जरूरी है। आइए अब 1894 में बने उस अंग्रेजी कानून की बात करते हैं, जिसकी वजह से बीते 100 सालों से देश के किसान परेशान हैं और अपना मुआवजा लेने के लिए बीते 100 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2005 में दिल्ली के रोहिणी इलाके को बसाने के लिए सरकार ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर किया। अधिग्रहण करने के बाद किसानों को जो मुआवजा मिला वो 2005 में जमीनों के मार्केट रेट से कई गुना कम था। नाकाफी मुआवजे से नाराज किसानों ने डीडीए के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन आजादी के पहले अंग्रेजों की सुविधा के लिए बनाए गए 1894 के अधिग्रहण के कानून की प्रक्रिया को पूरा करना था। अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। सेक्शन 5A के तहत अगर अधिग्रहण को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति है तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सेक्शन 17 के तहत सरकार अधिग्रहण को बेहद जरूरी साबित कर सेक्शन 5A के तहत आपत्ति दायर करने के अधिकार को समाप्त कर सकती है। यानी सेक्शन 17 के तहत बिना आपत्ति लिए जबरन अधिग्रहण किया जा सकता था। अधिग्रहण के बाद लैंड कलेक्टर मुआवजा तय करता है और अगर किसान को लगता है कि मुआवजा काफी नहीं तो वो सेक्शन 18 के तहत लैंड कलेक्टर को शिकायत देकर मामले को अदालत में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिसके बाद निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। कानून के मुताबिक 6 महीने में ही किसान अपनी आपत्ति लैंड कमिश्नर को भेजेगा और 6 महीने में कमिश्नर इसे निपटाकर निचली अदालत के लिए भेज सकता है।
लेकिन बीते 70 से 80 सालों से इसका उलट हो रहा है। लैंड कलेक्टर तमाम ऐसे मामलों को दबाकर बैठे रहे, किसानों को न माया मिली न राम। आज तक जो है 4012 केस पेंडिंग है, जिसमें नौ दिल्ली में सबसे ज्यादा है 3250। और मजे की बात है कि कई के एक केस तो 1931 से, यानी आज से 82 साल पहले तक का भी पेंडिंग है। 1934 के कुछ पेंडिंग है, कुछ 1958 के, लेकिन 1970 के बाद तो हजारों केस पेंडिंग है। 70 का मतलब 40 साल पहले आज से। तो अब एक तरफ तो हमारा कोर्ट के सामने कहना यह है कि सबसे पहले तो आपने किसान का उसका जो एकमात्र साधन था जमीन का वो ले लिया, वो भी औने पौने भाव में ले लिया, और उसके बाद वो भी टाइम पे कंपनसेशन उनको नहीं दिया। और जो जमीन ली है उस समय तो आपने कहा बड़ी अर्जेंसी है, अभी इसमें हम काम करेंगे, सेक्शन 17 भी लगा दिया। और दूसरी तरफ 10-10, 12-12 साल, 20-20 साल तक उस पर कुछ नहीं किया। किसान भी इसकी वजह पुराने कानून को ही बता रहे हैं। ऐसा है, जहां तक जमीन का मामला है, जमीन सन 11 से पहले हम पंजाब के साथ थे। ये जो कैपिटल था ये कलकत्ते में था। सन 11 में जॉर्ज पंजुम यहाँ आए थे और उन्होंने उस दरबार में उनका स्वागत हुआ था, कोरोनेशन हुआ था उनका, और वहां ये तय हुआ था कि दिल्ली राजधानी बनाई जाए। तो जमुना से परली तरफ का रकबा तो उत्तर प्रदेश से लिया, और जमुना से इधर का जो था पश्चिम का ये पंजाब से लिया। हरियाणा भी नहीं था उस जमाने में, ये पंजाब एक्ट लागू था हमारे यहाँ सारी जमीनों में। तो ये कानून कायदे से जो है वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ कानून है। 1894 में जब सन 11 का मतलब ये राजधानी बसाने का हुआ, नई दिल्ली बसाने का, तब उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था कायदे से। और उस वक्त अंग्रेजों ने अपने तरीके से बनाया था कि जमीनों की कोई कीमत नहीं थी उस जमाने में, बहुत सस्ती कीमत थी। और फिर इस लैंड रिफॉर्म में मतलब इसमें एक्विजिशन एक्ट में ही मतलब गांव को भी उठाया जा सकता था। सरकार ने किसानों से जमीनें ली नए लोगों को बसाने के लिए, लेकिन इसके लिए सरकार ने किसानों की थाली से ही रोटी छीन ली। किसानों को ना तो वक्त पर मुआवजा मिला और न ही सरकार का भरोसा। हालांकि मामला रोहिणी को बसाने के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण का था, लेकिन इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने सभी 11 लैंड कमिश्नर को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा, तो दिल्ली हाईकोर्ट भी स्तब्ध था, क्योंकि 4012 ऐसे मामले थे जो पिछले 40, 50, 60 और 70 साल से पेंडिंग थे। समझा जा सकता है कि किसानों के मामले में सरकारें कितना संजीदा हैं। और एक खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। हाँ माँ, अरे गौतम को तो बच्चा भी हो गया और एक तू है, शादी नहीं करनी अभी। अच्छा ठीक है, अब इस बारे में तुझसे मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे माँ, अब मैं शॉर्ट। हाँ माँ, एक बात बता, तुझे लड़कियां पसंद तो है ना? टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस सिंक फॉर्मूला जो दे लेजर फोकस जैसा फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट पार्ट, फेयर एंड लवली पंप ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पंप ट्यूब विद SPF 15। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। क्या हो रहा है? अजीब लग रहा है ना? हमें भी अजीब लगता है जब आप हर साल 3 सिलेंडर गैस पीने का पानी उबालने में वेस्ट करते हैं। 3 सिलेंडर हर साल? पर उपाय क्या है? नया प्योरिट, ये दे सुरक्षित पानी बिना गैस।
तो प्योरेट लाओ और हर साल 3 सिलेंडर गैस बचाओ। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। फेयर एंड लवली फेस वॉश 1 मिनट फेयरनेस क्लीन अप शुरू। एक सर्कल पूरा फुल, एक सर्कल थोड़ा हाफ डन एंड टेस्ट करे स्टार्ट। नेक्स्ट मूव है क्रिस एंड क्रॉस एंड ब्लैक हेड्स ऑफ। Round and round on your skin, wash, करो with vitamins। 1 minute parlor like cleanup complete। Fair and Lovely Fairness Face Wash। मानव राघवेंद्र, द्वारका आनंद, यास्मीन अहमद, अर्जुन तेजस्वी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप भी आज ही अंकुर नमक लाइए और इस नए सत्याग्रह में इनका साथ दें। अंकुर नमक, असली नमक, इन एसोसिएशन विद सत्याग्रह। आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब दिखाते हैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। हिंदुस्तान में एक ऐसी रसोई है जिसमें हर दिन 5000 लोगों का खाना बनता है और खाने में परोसे जाते हैं सैकड़ों किस्म के लजीज व्यंजन। महंगाई के दौर में इस बात पर यकीन करना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वाकई में ये रसोई किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये रसोई है जगन्नाथ जी की। सोचिए मत, ये रिपोर्ट देखिए। आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। हिंदुस्तान में है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। ये रसोई भर सकती है 1 करोड़ लोगों का पेट। ये रसोई हर दिन खिलाती है 5000 लोगों को खाना। 250 से ज्यादा बर्तनों में पकता है भोजन। 9 बड़े बड़े चूल्हों पर तैयार होता है लाखों का खाना। इस रसोई में 600 रसोइये बनाते हैं हर दिन खाना। महंगाई के इस दौर में इस रसोई में पकते हैं 100 किस्म के व्यंजन। एकड़ में बनी है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। यकीन नहीं होता ना? देखते जाइए दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। तो महंगाई के इस दौर में जगन्नाथ जी की नगरी पुरी में आज भी हर दिन 5000 लोग एक साथ खाना खाते हैं और ये सारा खाना एक ही रसोई में पकता है। जगह है आनंद बाजार। हर दिन 9 चूल्हों पर 250 मिट्टी के बर्तन चढ़ते हैं, जिसमें सैकड़ों किस्म के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ये रसोई बनी है 1 एकड़ में। देखिए जगन्नाथ जी की ये जादुई रसोई। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि एक रसोई घर ऐसा भी हो सकता है जो 1 करोड़ लोगों के पेट भर सके, जहां सैकड़ों किस्म के व्यंजन तैयार किए जाते हो? कल्पना नहीं, हकीकत में हिंदुस्तान में एक ऐसी रसोई है। ये रसोई उड़ीसा के जगत के नाथ जगन्नाथ की है। जगन्नाथ की नगरी है पुरी, जहां जगन्नाथ के दर्शन को देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। साल में एक बार होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में पुरी में जन सैलाब उमड़ता है। जिनका पेट भरने की जिम्मेदारी जगन्नाथ पर होती है। करोड़ों लोगों का प्रसाद रूपी खाना यहीं इसी आनंद बाजार में बनता है। गोपाल बल्लभ लेकर शाम को बड़सिंगा तक जगन्नाथ जी को करीब 6 प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
इसमें से करीब 100 प्रकार व्यंजन खास उनके लिए प्रस्तुत किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में खास लक्ष्मी जी उनका तदारक करते हैं और इनके प्रस्तुत व्यंजन जगन्नाथ जी को खिलाया जाता है। ये रसोई अपने आप में एक बड़ा बाजार है, जहां हर दिन सैकड़ों किस्म के लजीज व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वयं आकर हर रोज अपने हाथों से जगन्नाथ के लिए खाना बनाती हैं और करीब 600 रसोइये व्यंजन बनाने में उनका साथ देते हैं और 600 लोग इन रसोइयों का सहयोग करते हैं। सारा विश्व में इतना बड़ा रसोई घर या इतना बड़ा भोजनशाला देखने में खूब मिलता नहीं है। केवल जगन्नाथ जी के मंदिर को छोड़ के अलावा और जो धाम बाकी रह गया वहाँ प्रसाद की भोग नहीं लगती नहीं है। वहाँ सब ऐसे फॉर्मल भोग ही होती है। जैसे रामेश्वर में स्नान होता है, बद्रीनाथ में ध्यान होती है, द्वारिका में शयन होती है और जगन्नाथपुरी में भोजन होती है। ये भोजन का आस्थान है, इसके लिए इसकी प्रसाद मूल्य बहुत। और यहाँ की रसोई जहाँ बनती है, इसका रोजशाला भी विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ प्रसाद की जो बाजार है, वो प्रसाद की बाजार भी विश्व की सबसे बड़ा प्रसाद बाजार है, जिसको आनंद बाजार कहते हैं, जिसमें हर एक समय पर प्रसाद मौजूद रहता है। ये रसोई हर दिन 5000 लोगों को खिलाती है और एक दिन में 1 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए ये विशाल रसोई सक्षम है। रोचक बात यह है कि इस रसोई में 250 बर्तन पर 9 चूल्हों से खाना बनता है। बर्तन और चूल्हे मिट्टी से बने होते हैं। इनमें रखा खाना 6 से 7 घंटों तक गर्म रहता है। प्रसाद मिट्टी के बर्तन पर मिट्टी के बर्तन से ही ढककर परोसा जाता है और सबसे पहले ऊपर वाला बर्तन तैयार होता है। ये महिमा है पुरी के नाथ जगन्नाथ के दरबार की। ये हमारे 4 धामों में सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी की पूजा की जाती है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पे सभी लोग, जो गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग भी यहाँ आते हैं और पूजा वर्शिप करके ये लोग प्रसाद वगैरह अपने घर लेके जाते हैं। और जैसे कि ये अभी बता रहे थे कि ये हमारा सबसे बड़ा बाजार है, या इसको आनंद बाजार बोलते हैं। यहाँ पे ये सारा प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के बाद हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, जो पुरी के ब्राह्मण हैं, जो सबसे मशहूर ब्राह्मण है, उनके द्वारा ये प्रसाद यहाँ लाया जाता है। उसके बाद लोग इसको खरीद भी सकते हैं और कुछ लोग इस प्रसाद को घर को ले जा सकते हैं। कुछ लोग इस प्रसाद को पहले मंदिर में चढ़ा के अपने घर के लिए भी लेके जाते हैं। चारों धाम में से एक जगन्नाथपुरी अपनी रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी रहस्यमयी रसोई के बारे में ये रोचक जानकारी हर किसी को नहीं। कुछ इसे जगन्नाथ की महिमा बताते हैं, कोई सदियों से चली आ रही इस प्रथा को बेहतर मैनेजमेंट बताता है, लेकिन ये सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। वाकई ये सिर्फ आस्था की धरती हिंदुस्तान में ही संभव है। समरेंद्र राउत, न्यूज एक्सप्रेस, ओडिशा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। वोगो हो ना? हाँ पता है। वैसे भी वोगो एंड टॉरस आर अ परफेक्ट मैच। 14 सितंबर ना? मैं कुछ नहीं भूलता। एक्सक्यूज मी। चेंज करना है? हाँ बाबा, मैं फोन होल्ड कर लूंगा। अच्छा, बाय द वे, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है ना, यू शुड गो देयर समटाइम। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। टेक्नोलॉजी की रेस में फेयर एंड लवली हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस थिंक फॉर्मूला, जो दे लेजर फोकस जैसा फेयरनेस ट्रीटमेंट। और बेस्ट पार्ट, फेयर एंड लवली पंप ट्यूब अब घर पर। इम्प्रेसिव ना? न्यू फेयर एंड लवली पंप ट्यूब विद SPF 15। ये जो जनता है, ये चाहती है कि सरकार भी अपनी ड्यूटी निभाए, उससे ऐसी क्यों गलती हो रही है? सच के लिए उठी आवाज को डर कैसा? ये लोग कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, मतलब अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आखिर हिचकिचाना कैसा? मेरे घुटने तक, बल्कि घुटने से भी थोड़ा ऊपर तक पानी आ चुका है। जब बात सही गलत
और सच झूठ के फर्क ही है। तो मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा। क्योंकि ये घड़ी है फैसले की। आपका फैसला रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार